हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आपका जो क्लैट का 2021 का एग्जाम हुआ था उसका लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है उसके क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके क्लैट एग्जाम में आपको रीजनिंग में कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं, राइट? तो कि कॉम्प्रीहेंशन है तो टफ होगा ऐसा नहीं है। रीजनिंग पोर्शन अगर आप अभी चेक करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे इतना टफ नहीं है। इनफैक्ट हम कह ही नहीं सकते टफ की कैटेगरी में है। अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी है ना इन क्वेश्चंस की तो आप बहुत इजीली एक्यूरेट आंसर्स अपने क्लैट के एग्जाम में दे सकते हैं। तो चलिए, पहला कॉम्प्रीहेंशन ये आपका है 2021 में जो क्लैट का एग्जाम हुआ था वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कोविड-19 के ऊपर, राइट? ठीक है, यहाँ कोविड-19 और मेंटल हेल्थ जो डिस्कस कर रहा है यहाँ पे वो कोविड-19 की डिस्कशन ये कर this have made it more crucial than ever that we continue to make strides to mental health stigma। ठीक है, और हम अराउंड द वर्ल्ड किस करेंगे। उसके बाद आपको एक थ्योरी बताई हुई है, ठीक है, यहाँ पे कि जो मेंटल हेल्थ स्टिग्मा है जो कि कौन इन्वॉल्व है, ये एक प्रैक्टिसिंग साइकेट्रिस्ट है जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व है मेंटल हेल्थ, ठीक है। स्टिग्मा जो है वो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। और जो आपका लास्ट है बिहेवियर, वो किस तरह से आता है, वो आता है सोशल आइसोलेशन से, जो कि कोविड के टाइम पे बहुत हुई। ठीक है, सोशल आइसोलेशन, आपको इंटरपर्सनल आपको कहा था कि कॉन्टैक्ट नहीं, मिलना नहीं, किसी से ऑफिस नहीं जाना, ठीक है। तो सोशल आइसोलेशन कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है, और जिस वजह से मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट, यही वो बोल रहे कि व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग pandemic last from राइट। अब वो कह रहे हैं कि जो हायर इनकम कंट्रीज है वहां पे ये चीज ज्यादा स्वेयर है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सोसाइटल प्रेशर बहुत होता है। ठीक है, हायर इनकम कंट्रीज में आपको परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है कि आपको परफॉर्म करना है, अच्छा अर्न करना है, ठीक है। तो वहां पे इस तरह के प्रेशर्स बहुत ज्यादा होते हैं जिस वजह से वहां पे मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो भी ज्यादा है, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं कि स्टिग्मा रेट्स may be greater than other countries perhaps because of the pressure to excel। ठीक है, वहां बहुत प्रेशर है आपको एक्सेल करने का, अच्छा परफॉर्म करने का, जबकि जो लो इनकम कंट्रीज है वहां पे क्या प्रॉब्लम है, वन कैन बी अनवेल एंड स्टिल प्ले एन एक्टिव सोशल एंड प्रोडक्टिव रोल समवेयर as there are many such roles to play within the family and in society enhancing contact with the people। ठीक है, देखो वो क्या कह रहे हैं कि स्टिग्मा जो है वो हायर इनकम कंट्रीज में ज्यादा है, ठीक है। लो इनकम कंट्रीज का इशू ये भी है कि वहां पे इतनी अवेयरनेस नहीं है अबाउट मेंटल हेल्थ, राइट। तो उसके बाद आपने उसने आपको वो बोल रहे हैं कि enhancing contact with people who have experienced मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस स्टिग्मा। ठीक है, वो कह रहा है कि जिन लोगों को मतलब ये फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, उनसे डिस्कशन करके, उनसे बातचीत करके ये स्टिग्मा जो है वो थोड़ा सा आप रिड्यूस कर सकते हैं। आपको फिर ये चीज़ एक मतलब नॉर्मल लगेगा कि हाँ सब फेस करते हैं, आप एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, आप इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे, राइट। ओके, सो और क्योंकि डिस्कशंस, कम्युनिकेशंस ही आपकी कोविड के टाइम पे कम हो गई, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा जिस वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो इस दौरान ज्यादा बढ़े। ओके, आगे उसने बोला टू डेट मोस्ट पीपल विद मेंटल इलनेस रिमेन साइलेंट अबाउट देयर कंडीशन अवॉइडिंग डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम फॉर फियर ऑफ लूजिंग फेस। अब लोगों को लगता है कि हम डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे कि हम मेंटली थोड़ा मतलब हम अपसेट हैं, या फिर आप डिप्रेशन वगैरह जैसी चीज़ें जो है आप डिस्कस नहीं करते। रीज़न बीइंग आपको लगता है कि आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा, ठीक है, आपके फ्रेंड्स जो है मतलब आपसे बात नहीं करेंगे, राइट। तो आपको एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि सोसाइटी से आपको हेल्प मिले इन इश्यूज, राइट। डैमेजिंग योर रेपुटेशन, ऑफिस में आपको ट्रस्ट नहीं किया जाएगा कि आप काम कर पाएंगे, ठीक है। जो उनके फैमिली स्टेटस का इशू रहता है, ठीक है।
having a space where they may be welcomed and listened to rather than judged will go a long way towards enabling them to share their experiences. ठीक है, उनको जज करने की बजाय हम उनको समझें, वो ज्यादा जरूरी है, राइट। इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ रूरल आंध्र प्रदेश, अब उसने आंध्र प्रदेश के बारे में एक बात बताई है कि रिसर्चर्स ने क्या किया, पोस्टर यूज किए, पिक्चर्स, ड्रम्स और शॉर्ट स्ट्रीट प्ले किए, ठीक है, एज एन इंटरवेंशन टेक्निक, ताकि वहां पे मेंटल हेल्थ स्टिग्मा जो है वो रिड्यूस कर सके, ठीक है। एक एक्टर ने पोर्ट्रे किया एक पर्सन की जर्नी थ्रू मेंटल हेल्थ क्राइसिस एंड सेटबैक्स बिफोर रिसीविंग सपोर्ट एंड शोइंग होप, इम्प्रूवमेंट एंड रिकवरी। तो उन्होंने ये चीजें स्ट्रीट प्ले के थ्रू लोगों को बताने की कोशिश की, ठीक है, ताकि लोग भी खुल के इस बारे में बात कर सके। ओके, people assembled around the stage willing to talk about and discuss what they saw even 2 to 3 years after the event। तो मेनली पूरे पैराग्राफ में अगर आप देखें कोविड-19 और उसके साथ साथ आपका जो मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट पड़ा है, इन दो चीजों के बारे में डिस्कशन हो रही है। तो चलिए क्वेश्चंस देखेंगे अब इसके। ओके, सो 106 क्वेश्चन में आपको वो कह रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया इन द पैसेज एज कन्वेड बाय द ऑथर। अब देखो, आपको मैंने एक बेस्ट तरीका बताना चाहूंगी इन क्वेश्चंस को करने का। अगर आप ये देखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या, तो वो पता करने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, तो बेटर रहता है कि आप ऑप्शंस को घटाइए। आप ये देखिए कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऐसा करते करते ना एंड में एक ही ऑप्शन बचता है। अब जो एक ऑप्शन बच रहा है शायद वो आपको मतलब एक्यूरेट ना लग रहा हो, पर क्योंकि वही बचा है तो वही आपका आंसर है। तो लॉजिकल रीजनिंग अगर आपको क्लैट की अटेम्प्ट करनी है तो बेस्ट मेथड है ऑप्शंस को मिनिमाइज करने का। तो चलिए 106 में आपको उसने बोला है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया इन द पैसेज, ठीक है। तो फर्स्ट उसने आपको बोला कि मेंटल हेल्थ इज नॉट एन ऑब्स्टेकल फॉर पीपल सीकिंग केयर, ठीक है, कि मेंटल हेल्थ जो है वो ऑब्स्टेकल नहीं है। चलो देखते हैं आगे। वो कह रहे हैं इज अ डोमेस्टिक फिनोमिना, मतलब एक तरह से इस चीज पे वर्कआउट करने की बात नहीं हो रही, तो ये इतना एक्यूरेट नहीं लग रहा बी वाला भी, ठीक है। नेक्स्ट, इन लो इनकम कंट्रीज मेंटल हेल्थ डज नॉट रिसीव द एडिक्वेट अटेंशन एंड ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही बोला जा रहा है। तो आंसर इसका सी ही लग रहा है, बट एक बार डी भी चेक कर लीजिए, कई बार उससे भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपको मिल जाता है। डी ऑप्शन में कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हैव ओनली अरिजन आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। ऐसा नहीं है, कोविड-19 के बाद वर्स हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कि पहले थे ही नहीं, ये प्रॉब्लम्स पहले भी थी, बट कोविड के बाद ये प्रॉब्लम्स थोड़ी वर्स हुई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत था, बी भी बिल्कुल ही गलत था। ए ऑप्शन में कह रहा है कि मेंटल हेल्थ जो है वो ऑब्स्टेकल नहीं है फॉर पीपल सीकिंग केयर, बट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका सी ऑप्शन है, जो क्लियर मीनिंग आपको आपके पैसेज में मिला है, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन बी मोस्ट इफेक्टिव टू कर्ब इशू ऑफ मेंटल हेल्थ। वो कह रहे हैं कि कौन सी इनमें से अप्रोच जो है वो परफेक्ट होगी जिससे कि आप इशू ऑफ मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा मतलब कर्ब कर सकते हैं। तो फर्स्ट में उसने आपको बोला कि मेंटल हेल्थ कैन ओनली बी कर्ब्ड व्हेन पीपल विल स्टॉप शेयरिंग देयर इमोशंस ओपनली, ये तो वो मना कर रहा है, ठीक है, ओके, राइट। तो वो तो कह रहे हैं बल्कि आप शेयर करिए अपने इमोशंस, ठीक है, तो मेंटल हेल्थ जो है वो उससे आपकी मतलब अच्छी होगी। बी में कह रहे हैं टू डेवलप अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस अमंग पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ एंड लेट देम हील ग्रेजुअली। वो कह रहे हैं कि सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस हमें डेवलप करना है अमंग पीपल जो सफर कर रहे हैं, और उनको हील करना है ग्रेजुअली, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा एक्यूरेट लग रहा है, बट आगे देखते हैं।
experiences shared and discussed on a larger level is a major hindrance for better mental health conditions. नहीं, discussions तो वो promote करता है. A person should not express about his or failures which enhances the mental health. ये भी गलत है. तो आपको वो मेनली एक्सेप्टेंस सिखा रहा है पूरे पैराग्राफ में, जो कि आपको सिर्फ बी ऑप्शन में मिल रहा है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, 108. हाँ जी, 108 देखिए, आपको यहाँ पे उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग notions is expressed in the passage to enunciate the significance of issue of mental health. ठीक है, तो फर्स्ट में कह रहा है कि इशू ऑफ मेंटल हेल्थ ने काफी रिकग्निशन मिली है और डिलिब्रेशन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक. हाँ, तो मतलब इशू तो पहले भी था, बट इसको इस इशू को रिकग्निशन ज्यादा जो मिली है वो कोविड-19 के टाइम पे मिली है. ओके, बी ऑप्शन, मेंटल हेल्थ विल बी रिड्यूस्ड ऑटोमेटिकली. नहीं, ऐसा नहीं उसने बोला कि कोविड-19 के बाद आप पे खुद ही रिड्यूस हो जाएगी, ऐसा उसने बिल्कुल नहीं बोला. ठीक है, देखो हमें ना अपने ओपिनियंस को मिक्स नहीं करना, हमें पैसेज के ओपिनियन से ही क्वेश्चंस का आंसर बताना है. सी में कह रहे हैं मेंटल हेल्थ इंप्रूव्स व्हेन सोशल आइसोलेशन इंक्रीजेस. वो कह रहा है कि मेंटल हेल्थ जो है वो इंप्रूव होती है जब सोशल आइसोलेशन बढ़ती है. तो सोशल आइसोलेशन बढ़ने से मेंटल हेल्थ जो है वो खराब होती है, ना कि इंप्रूव होती है. तो ये ऑप्शन आपका, हाँ जी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत है. ठीक है, राइट. और तो ये भी गलत है क्योंकि इस बारे में कॉम्प्रिहेंशन में कुछ भी नहीं दिया हुआ. डी ऑप्शन में कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इज एन इल्यूजनरी नोशन डेवलप्ड ड्यूरिंग. इल्यूजनरी नोशन कह रहा है वो मेंटल हेल्थ को, ये तो बिल्कुल ही गलत है. तो देखो बी, सी और डी श्योरली गलत है, मतलब बिल्कुल ही मीनिंग जो है हम देख के पढ़ के ही बता सकते हैं, तो इम्पॉसिबल ही है. तो आंसर आपका एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर ए. राइट, ओके. 109. हाँ जी, 109 डिस्कस करेंगे इसके बाद. हाँ जी, 109 में उसने आपको बोला कि इन लो इनकम कंट्रीज, ये स्टेटमेंट आपको पैराग्राफ में दी हुई थी. इन लो इनकम कंट्रीज वन कैन बी अनवेल एंड स्टिल प्ले एन एक्टिव सोशल एंड प्रोडक्टिव रोल समवेयर. ठीक है, एक बंदा मेंटली अनवेल हो सकता है, फिर भी वो सारे एक्टिव सोशल रोल्स जो है या प्रोडक्टिव रोल, एक तरह से मतलब आपकी जॉब्स को हाईलाइट कर रहा है कि वो सारे रोल्स प्ले करता है. एज देयर आर मेनी रोल्स टू प्ले विद इन द फैमिली एंड इन सोसाइटी. ठीक है, तो वो कह रहा है कि कौन, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, आपसे पूछ रहा है स्टेटमेंट का मेनली क्या मीनिंग है. फर्स्ट कह रहा है कि स्टिग्मा रेट्स इन लोअर इनकम कंट्रीज आर हायर. फर्स्ट उसने बोला है कि जो लोअर इनकम कंट्रीज में स्टिग्मा रेट्स हायर है, जबकि उसने कॉम्प्रिहेंशन में ये नहीं बोला था. उसने बोला था कि लोअर इनकम हायर इनकम कंट्रीज जो है उसमें स्टिग्मा रेट्स हायर है. तो ये तो गलत ही कंक्लूजन है. ठीक है, अच्छा. बी, स्टिग्मा रेट्स इन हायर इनकम कंट्रीज में बी मोर ड्यू टू अ प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग एंड टू एक्सेल. ये बिल्कुल हमें दिया हुआ था, इसको हम बी ऑप्शन को होल्ड छोड़ेंगे. सी ऑप्शन में कह रहे हैं कि मेंटल स्टिग्मा is not related to the economic condition. नहीं है, higher income countries require at their homes. तो वो कह रहे हैं कि higher income countries जो है वहाँ पे लोगों को मल्टीपल रोल्स, देखो ये वाली चीज जो है ना ये ज्यादा लोअर इनकम में उन्होंने हाईलाइट करी है कॉम्प्रिहेंशन में. ठीक है, तो इसीलिए डी ऑप्शन भी आपका गलत है. और अगर आप वैसे भी स्टेटमेंट से मीनिंग उठाना चाहो तो आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर बी. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. which of the following weakens the author's idea of having a space where they may be welcome and listened to rather than judged. ये भी हमने बात करी थी. तो ए ऑप्शन में उसने बोला कि इमोशंस टेंड टू हैव मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस. वो कह रहे हैं कि जो लोग शेयर करते हैं ये तो मतलब पॉजिटिव है, ये तो कॉम्प्रिहेंशन का आइडिया ही सपोर्ट कर रहा है. तो हमें उसने बोला वीकन कर रहा है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग कर रहा है आपके कॉम्प्रिहेंशन के आइडिया को. बी ऑप्शन में कह रहा है कि सोसाइटल रोल इज मैसिव. बिल्कुल, सोसाइटल रोल जो है वो बहुत बड़ा है. ठीक है, उन लोगों के लिए जो मेंटल हेल्थ एलिमेंट से सफर कर रहे हैं.
सी में कह रहे हैं कि जो लोग शेयर करते हैं आइडिया और एक्सप्रेशन इज अ प्रैक्टिस इट नीड्स टू बी प्रमोटेड, करेक्ट। वो कह रहे हैं कम्युनिकेशन ज्यादा होनी चाहिए रादर देन कि ऐसा बंदा बात ही ना करे, तो सी ऑप्शन भी स्ट्रॉन्ग है। बी में कह रहे हैं इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी टू फॉर्म जजमेंट्स अबाउट अदर पीपल, हाँ ये तो सही बोल रहा है कि इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी टू फॉर्म जजमेंट्स अबाउट अदर पीपल एंड दिस बीइंग अ हेल्दी प्रैक्टिस, ये तो गलत बोल रहा है। वो कह रहा है कि जजमेंट्स लोगों के बारे में बनाना इट इज अ प्रैक्टिस, ये बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। पर एक ऑप्शन तो स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन को, पर जो डी ऑप्शन है वो आपके कॉम्प्रिहेंशन के सेंट्रल आइडिया को वीकन कर। ओके 100 हो गया, नेक्स्ट करेंगे 111। हाँ जी नेक्स्ट पैरा। ओके हाँ जी नेक्स्ट में बात किस चीज की हो रही है, यहाँ पे बात इन फ्रेंडली रिलेशंस बनाने पड़ेंगे अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ ताकि आप ग्रो करो। आपकी एक डेवलपिंग कंट्री है, आपको ग्रो करना है, और अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनाने। तो चलिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस फॉर इंडियन डिप्लोमेसी इन द सबकॉन्टिनेंट persuade its neighbors that India is an opportunity। उसने बोला कि हमें अपने नेबर्स को ये समझाना है कि इंडिया थ्रेट नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। कि आप किस तरह से अपॉर्चुनिटी है वो सारा आपको एक्सप्लेन करेगा कि फार फ्रॉम फीलिंग इन एनी वे besides by India they should be able to see it as offering access to a vast market। हमारी पॉपुलेशन है तो हम बहुत अच्छी मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मतलब इंडिया की पॉपुलेशन जैसे कि आपको पता ही है, राइट। तो मतलब वो कह रहे हैं कि एक वास्ट मार्केट है बाकी कंट्रीज के लिए इंडिया में। उसके बाद एंड टू अ डायनेमिक growing economy which would provide their own economies with far greater opportunities than more distant partners। ठीक है, तो मतलब बाइंग एंड सेलिंग दोनों एंगल से वो बोल रहा है कि इंडिया को अपॉर्चुनिटी लीजिए ना कि थ्रेट लीजिए। ओके, उसके बाद उसने आपको बोला कि दिस वुड गो बियॉन्ड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन रिप्रेजेंट्स द इजीएस्ट सेल टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद इन द कंट्रीज ऑफ द रीजन। Were this to prove successful cooperation on more divisive and sensitive issues such as terrorism, separatism, insurgency, religious fundamentalism, and ethnic strife could be attempted with greater chances of success, right? उसके बाद उसने बोला कि winds of change are blowing, ये लाइन ध्यान दीजिए, winds of change are blowing in South Asia। ठीक है, there is a definite consolidation of democracy in all the countries of the region, every one of which has held elections within the last 3 years। Some of our neighbors have made significant strides in surmounting internal conflict and others are in the process of doing so। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, इसमें इतना कुछ है नहीं है। If India has to fulfill its potential in the world, we have no choice but to live in peace with our neighbors। कि अगर हमें अपना पोटेंशियल, हमें दुनिया को दिखाना है अपनी कैपेबिलिटी के बारे में, तो लड़ने की बजाय हमें अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने पड़ेंगे अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, और तभी हम वर्ल्ड को अपनी कैपेबिलिटी दिखा पाएंगे, राइट। उसके बाद इन म्यूचुअल सिक्योरिटी, हार्मनी एंड कॉपरेशन, just as Nehru left Robert Frost immortal lines, miles to go before I sleep, right, on his bedside table when he died, Shastri kept some lines of the founder of the Sikh faith Guru Nanak on his desk, और जिसमें कि लिखा हुआ था, ओ नानक be tiny like the grass, for other plants will wither away but grass will remain ever green, right। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब आपको ये जितने भी पॉइंट्स है वो इसी तरफ हाईलाइट कर रहा है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना है
कि हमें अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं और उनको ये प्रूव करना है कि हमारी कंट्री जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है, राइट? Okay. Shastri was seen by many Indians of exalted ambition as a tiny man, but he had the mind and heart of a giant. ठीक है? His vision of peaceful coexistence with our neighbors through adopting the demeanor, the modesty and the freshness of grass may well be the best way for India to ensure that its dream remain evergreen in its own backyard. तो मतलब पूरा पैराग्राफ आपने देखा, इसमें ओवरऑल यही बात हो रही है, इंडिया एंड इट्स रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो चलिए इसी पे बेस्ड अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। ओके, हाँ जी, 111th क्वेश्चन चेक करिए सभी। ओके, एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज फॉर इंडिया? इंडिया के लिए चैलेंज क्या है? पैसेज में हमें क्या समझ आ रहा है? फर्स्ट, टू डेवलप एन इंटिमिडेटिंग सराउंडिंग फॉर इट्स नेबर। ठीक है, ये फर्स्ट चैलेंज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना इस बारे में हमें पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन नहीं मिली। टू मैनिफेस्ट इंडिया एज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल सही, ये तो मेन आइडिया था आपके पैसेज का, तो ये मतलब अच्छा ऑप्शन है आपका बी वाला, राइट? ओके, सी में कह रहे हैं टू रिस्ट्रिक्ट असेस टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू इट्स नेबर्स। ठीक है, इस बारे में भी इतनी कोई खास बात नहीं हुई। मतलब ये दोनों जो पॉइंट्स है ना, ये एज एन ओपिनियन तो मैं गलत नहीं कह रही हूँ, बट हाँ मतलब कॉम्प्रीहेंशन में ये दोनों पॉइंट्स आज सच इतने हाईलाइट नहीं हुए। डी में कह रहा है टू प्रोपोगेट द प्रैक्टिस ऑफ थ्रेटनिंग नेबर्स फॉर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इस बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं हुई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट? आगे बढ़ते हैं 112 में। हाँ जी, 112 में उसने आपको बोला है, ओके, 112 में इफ इंडिया हैज टू फुलफिल इट्स पोटेंशियल इन द वर्ल्ड वी हैव नो चॉइस बट टू लिव इन पीस विद आवर नेबर्स। वही सारा पॉइंट है जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स, वो पूछ रहे स्ट्रेंथन कौन कर रहा है? ऑथर के ओपिनियन को, ये पूछा जा रहा है। तो ए में कह रहा है कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट वर्क इन कॉन्सोनेंस, जबकि ये गलत बोल रहा है। ठीक है, उसने कहा पीस से ही प्रॉस्पेरिटी होगी। ठीक है, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ही गलत है, ये स्ट्रेंथन नहीं कर रहा बल्कि वीकन कर रहा है। इंडिया शुड एजर्ट इट्स माइट ओवर इट्स नेबर, इतना कोई स्ट्रांग नहीं है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद नेबर्स इज द की टू इंडिया स्टेलर ग्रोथ, बिल्कुल सही। और डी में कह रहे हैं कि इंडिया कैन ऑफर myriad opportunities for its neighbors by working in seclusion, ये भी गलत है। ठीक है, तो मतलब आपके पॉइंट को स्ट्रॉन्ग जो है वो कौन सा ऑप्शन बना रहा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर सी। अगले में उसने पूछा कि आपके पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है, राइट? फर्स्ट में कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन विद द नेबर्स, करेक्ट, ये वाला बिल्कुल वैलिड है। बी में कह रहे डोमिनेंस ऑफ इंडिया ऑन इट्स नेबरिंग कंट्रीज, देन मतलब ये भी आप देख सकते हैं कि डोमिनेंस ऑफ इंडिया वाला पॉइंट तो इन्होंने आपके पैसेज में ज्यादा हाईलाइट किया ही नहीं। ये तो डोमिनेंस ऑफ इंडिया नहीं कह रहा, इंडिया को कह रहा है कि भी आप जो है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाइए। इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबल पावर, ठीक है, हमें प्रूव करना है एज अ ग्लोबल पावर के ऊपर बात नहीं हो रही। प्रायोरिटाइजिंग द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, इस बारे में भी कोई खास बात नहीं हुई। तो अगर आप सेंट्रल थीम देखो ना, मतलब शायद से आपको ये सी ऑप्शन भी डाउटफुल लगे, पर अगर हम इस चीज पे ध्यान देना कि सेंट्रल थीम क्या है, तो सेंट्रल थीम तो आप देख सकते हैं आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो आप देख सकते हैं आज सच इतना टफ नहीं है लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप सिर्फ पैसेज को अच्छे से पढ़ो, मतलब दो चीजों का ध्यान रखना है आपने क्लैट की रीजनिंग में। पहले तो पैसेज को अच्छे से आपने पढ़ना है, बिकॉज पैसेज अगर आपके पूरे माइंड में फीड हो गया ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको पैसेज को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती, एटलीस्ट फॉर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। एंड सेकेंड अप्रोच क्या है, ऑप्शंस को मिनिमाइज करने की। आप अपने ऑप्शंस को मिनिमाइज करिए, जो आपको गलत लग रहा है उसको काटिए। इससे होता क्या कि आपका एक सिंगल ऑप्शन बचेगा, वही आपका वैलिड आंसर होगा, इवन इफ आप अगर एक क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड है, राइट? आगे बढ़ेंगे, 113 तक हमारी डिस्कशन हो चुकी है।
हाँ जी, 114 and 15. Okay, which of the following is correct expression of the author's opinion as stated in passage? वो कह रहा है कि इनमें से करेक्ट एक्सप्रेशन आपको बताना है कि ऑथर का क्या है, मतलब उसने क्या एक्सप्रेस करना चाहा इस पैसेज के थ्रू. तो फर्स्ट में इंडिया शुड स्ट्राइव फॉर ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विच शुड बी पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल. तो हाँ, पॉइंट स्ट्रॉन्ग है. सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. इंडिया कैन सी बॉर्डर्स एट, हाँ जी, बॉर्डर्स एज बैरियर्स एंड बॉर्डर एरियाज एज बफर जोन बट नॉट एज गेटवेज ऑफ अपॉर्चुनिटी. ये तो बिल्कुल गलत है. ये तो आपके पैराग्राफ में आइडिया रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ. इंडिया स्टेलर इकोनॉमिक ग्रोथ इज थ्वाटिंग हर ओन अपॉर्चुनिटीज. अगेन रॉन्ग. मतलब चाहे आपको ये ऑप्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा, बट बी और सी तो गलत हो गए ना. और फिर डी में क्या कह रहा है, इट इज नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट टू बी जनरस टू नेबरिंग कंट्रीज. क्योंकि बी, सी और डी पॉइंट्स बहुत ही मतलब नेगेटिव है. मतलब बी, सी और डी जो है हम कॉन्फिडेंटली गलत कर सकते हैं, जिस वजह से इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए. तो मेनली मैं इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात कर रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में पता क्या होता है कि आपको अगर इस तरह से आंसर ढूंढ रहे हो ना कि हाँ कौन सा सही है, तो आप इसमें चारों ऑप्शन को लेके आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे कि कौन सा सही है. बट अगर आप इस तरह से मिनिमाइज करके करोगे सॉल्व, तो ए ऑप्शन सही है. मतलब ए ऑप्शन लग तो सही रहा होगा, बट कॉम्प्रीहेंशन से डायरेक्टली अगर आप देखो तो वो रिलेट एज सच होता आपको नहीं लग रहा होगा. तो इसीलिए ऑप्शंस मिनिमाइज करने से इंस्टेंट आपका आंसर जो है वो आपके पास होगा. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड. देखो इस पैसेज में ना ज्यादातर क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं ना, मतलब अगर आपने इसका पैसेज एक बार पढ़ा तो इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको पैसेज को रेफर करना ही नहीं पड़ा. क्योंकि पांचों क्वेश्चंस में ना सेंट्रल आइडिया के ऊपर ही बात हो रही है कि पूरा पैराग्राफ का क्रक्स क्या है. उसी क्रक्स से ही रिलेटेड है पांचों क्वेश्चन. ठीक है, ओके. Which of the following can be inferred from the above passage? फर्स्ट में कह रहा है कि there is no nexus between cooperative existence and economic growth of a nation. देखो यहाँ पे आपका जो है ये पॉइंट बिल्कुल ही गलत है. कोऑपरेटिव एग्जिस्टेंस जो है मतलब कॉपरेशन विद योर नेबरिंग कंट्रीज और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसी के ऊपर बात हुई है, तो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है. सेकेंड में उसने बोला unless India's region becomes more self-centered, India is unlikely to develop into more than a regional part. Again wrong. Confidently हम इसको wrong कर सकते हैं. India can only become a great power if it works in isolation to achieve the desired goals. ये तो बिल्कुल ही गलत है. तो डी बिना पढ़े ही आपका आंसर होगा. ठीक है, तो India cannot aspire to be a great power without the cooperation of neighbors. ठीक है, कि इंडिया जो है एक ग्रेट पावर नहीं बन सकती, ठीक है, अपनी नेबरिंग कंट्रीज की कॉपरेशन के बिना. यही सेंट्रल आइडिया है आपके पैसेज का, यही इन्फर हो रहा है हमारे पैसेज से. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. राइट, तो 2 पैसेजेस हम कर चुके हैं. आपने देखा एक पैसेज से 5 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, है ना, और मोस्टली इकोनॉमी बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड ही आपके पैसेज हैं. ठीक है, तो एज सच रीजनिंग टफ नहीं है. थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे बहुत आराम से रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल जैसे आप इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हैं ना, वही चीज है. ठीक है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि आपको मतलब कि ऑप्शंस को चूज कैसे करना है, वो थोड़ी सी टेक्निक आ जाती है. अदरवाइज बिल्कुल जैसे आप इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन करते हैं वैसे ही ये वाले कॉम्प्रीहेंशन है, इतना कुछ टेक्निकल इनमें नहीं होता. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट पैसेज. ओके, हाँ जी, उसने यहाँ पे बोला स्कूल्स के बारे में बोल रहा है कि मतलब स्कूल की जो आपकी मतलब टेक्निक है, जिस तरह से स्कूल चलते हैं, जिस तरह से स्कूल्स ऑपरेट होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन किया गया है इस पैसेज में. ठीक है, तो मतलब वो कह रहा है कि लास्ट हाफ सेंचुरी से जिस तरह से स्कूल्स का सिस्टम इवॉल्व हुआ है, जिस तरह से आपका जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका, स्कूल इंस्टीट्यूशन जो है वो जिस तरह से वर्क कर रहा है, उसमें फॉल्ट्स को हाईलाइट किया जा रहा है. तो चलिए, A critic of school as an institution has developed and grown in the past half a century. ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ओपिनियंस दे रखे हैं कि एक बंदे ने तो ये भी बोल दिया था 1960 में कि स्कूल इज डेड, ठीक है। सो मोस्ट स्कूल्स आर केज्ड जेल्स, तो बहुत ही नेगेटिवली स्कूल के मतलब वर्किंग के ऊपर बात हो रही है। वेयर एन एलियन करिकुलम डिजाइन बाय सम एक्सपर्ट्स इज थ्रस्ट डाउन अ चाइल्ड्स गलेट टुडे मेनी स्कूल्स आर। देखो ओवरऑल अगर मैं पूरा आइडिया यहाँ पे दिखाऊं ना आपको, तो वो स्कूल्स को नेगेटिव लाइट में लाने का है, ठीक है। तो बीच में हम यहाँ पे अगर देखें कि वेबसाइट ऑफ अ private school in Lucknow boasts of 56,000 students for instance, but progressive thinkers have always envisioned free schools for children, right? तो मतलब यहाँ पे वो उस चीज को डिबेट कर रहा है। ओके, द ग्रेट रशियन पर्सन नॉवेलिस्ट फाउंडेड अ स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीजेंट्स एट हिज होम, ठीक है। तो मतलब ये नहीं कि आप एक इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में भेज रहे हैं तो वही अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज के ऊपर हाईलाइट किया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि आज के टाइम पे मतलब स्कूल्स का जो वर्किंग है वहां पे आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि अच्छे स्कूल्स में जो है मतलब क्योंकि उनकी फीस ज्यादा है तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वही उस स्कूल में भेज पाएंगे। तो मतलब कि जो एजुकेशन है जो फ्री होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, वो एजुकेशन फ्री नहीं है, वो बायस्ड है ऑन योर इकोनॉमिक स्टेटस। तो वो सारी कन्वर्सेशन इस पैराग्राफ में हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस इसके, ठीक है। और लास्ट में एक ये पॉइंट भी थोड़ा देखने वाला है। लास्ट में उसने बोला कि पेंडेमिक में क्या हुआ कि फर्दर एंड यहाँ पे क्या हुआ कि ये डिवाइड जो है सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड जो है स्कूल्स के लिए वो और ज्यादा वाइडन हुआ, क्योंकि इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन जिसके लिए आपको मोबाइल्स चाहिए थे, ठीक है, एंड्रॉयड फोन्स चाहिए थे, लैपटॉप्स चाहिए थे, तो जो अफोर्ड कर सकते थे वो इजी थे, वो कंफर्टेबल थे, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए लैक ऑफ एजुकेशन हो गया। तो ऑलरेडी स्कूल इंस्टीट्यूशन का जो ऑपरेशंस है उसमें ऑलरेडी जो सिस्टम है वो एक डिवाइड क्रिएट कर रहा है इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंगली, बट कोविड में वो वाइडन हुआ, वो जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ा। तो इस बारे में बात हो रही है। तो चलिए 116th क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ जी, what was the author conveying regarding the school system in India? Okay, the school system in India is an advanced system which focuses on developing the person। देखो स्कूल सिस्टम के बारे में अच्छा तो वैसे ही नहीं बोला, तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन, स्कूल्स इन इंडिया आर सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बिल्कुल सही। बहुत कॉन्फिडेंटली आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं क्योंकि उसने इसी बारे में बात करी है। सी और डी ऑप्शन में देख सकते हैं कि सी और डी में भी आपका इतना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, बट डी इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमें सी और डी को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द अबव पैसेज, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि सोशल सेग्रीगेशन मस्ट बी एलिमिनेटेड फॉर फर्दरेंस ऑफ एजुकेशन इन स्कूल, बिल्कुल सही। वो कह रहे हैं कि जो ये सोशल सेग्रीगेशन हो गई है स्कूल सिस्टम में वो जो है हमें एलिमिनेट करनी है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक ने ल्यूब्रिकेट किया है टीचिंग लर्निंग, ऐसा कुछ भी नहीं आपको पैसेज में बोला जा रहा, तो ये गलत है, सी ऑप्शन। स्कूल्स शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल, ये तो बिल्कुल ही उसने मना किया है, ये तो फॉल्ट है। प्राइवेट स्कूल्स शुड बी एनकरेज टू एनरोल इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन, देखो डी पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पर आप एक चीज देखिए, कास्ट के ऊपर बात नहीं हुई थी, इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बात हुई थी। चाहे आपको देखने में अच्छा लग रहा हो कि डी ऑप्शन स्ट्रॉन्ग लग रहा हो, बट देखो पैसेज से रिलेटेड होना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना वो पैसेज से डिराइव नहीं हो रहे, जिस वजह से डी ऑप्शन आपका गलत है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर राइट। 118 की बात करेंगे। As per the above passage, which of the following does not correctly represent the author's view regarding imparting of education during the pandemic? तो ए में कह रहा है कि there has been a disruption of education systems due to the pandemic। देखो
तो ये तो हुआ, उसने ये बोला कि कोविड के टाइम पे तो ये प्रॉब्लम और तो थी वो और ज्यादा बढ़ गई। तो ये देयर हैज बीन डिस्ट्रक्शन सिस्टम ड्यू टू द पेंडेमिक जो है वो तो हुआ, तो वो कह रहे डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है पैसेज को। अगला था इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी ने वाइडन कर दिया कैनवस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो ये भी आपका बी ऑप्शन तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हमें वीक ऑप्शन ढूंढना है। सी में कह रहा है कि पेंडेमिक हैज unearthed and stimulated innovative approaches to learning। ये सही है, पेंडेमिक ने अनर्थ किया है इनोवेटिव अप्रोचेस टू लर्निंग को। तो मतलब ये चीज जो है आपका इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन के टाइम, मतलब पेंडेमिक के टाइम पे जो आपका सिस्टम हुआ था इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन का, उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ऑथर्स व्यू। तो सी ऑप्शन है आपका आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, पेंडेमिक को एज अ ब्लेसिंग ले रहा है कि पेंडेमिक से काफी इनोवेटिव चीजें हुई। हम तो ये दिखा रहे हैं कि पेंडेमिक से आपका जो वो गैप था जिसको हम कम करने की कोशिश कर रहे थे वो और भी ज्यादा बढ़ा। तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ओके, 119 डिस्कस करेंगे। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज टू डेवलप अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग इन स्कूल्स। तो ये वाला देखते हैं। हाँ जी, इंडिविजुअलाइज टीचिंग शुड नॉट बी फॉलोड फॉर ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स। देखो इस बारे में कोई बात नहीं हुई है ना, तो ये हम क्रॉस करेंगे। स्टूडेंट शुड ओनली बी परमिटेड टू ऑप्ट फॉर ओनली फ्यू, सब इस बारे में भी कोई बात नहीं हो रही। मतलब जो रिलेटेड ही नहीं है पॉइंट, जो हमारा पैराग्राफ से लिंक ही नहीं हो रहा, जो पैराग्राफ से पॉइंट ही नहीं डिराइव हो रहा, वो पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत है। हमें अपने ओपिनियंस नहीं लाने। हम कई बार अपने ओपिनियन में सोचने लग जाते हैं कि हमारे हिसाब से तो ये सही लग रहा है, बट वो चीज अगर पैसेज में ही नहीं ओपिनियनाइज किया हुआ, मतलब ओपिनियनाइज ही नहीं किया हुआ आपके पैसेज में, तो हम उसको नहीं उठाएंगे। तो ए और बी ऑप्शन आपके गलत हो गए। सी में कह रहा है कि कम्युनिटी लर्निंग शुड बी एनकरेज्ड इन स्कूल, ये सही है। ठीक है, और डी में उसने बोला है कि अ फिक्स्ड एंड रॉबस्ट करिकुलम इज द नीड ऑफ द आवर, वो तो उसको फॉल्टी कह रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, ध्यान दीजिए, कैन नॉट बी रेफर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्री स्कूल। फर्स्ट, इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू मेन स्ट्रीम एंड कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ स्कूलिंग। कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ स्कूलिंग जो आजकल चल रही है, मेन स्ट्रीम और कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ स्कूलिंग, उसका ऑल्टरनेटिव है, तो है बिल्कुल सही। ठीक है, कैन नॉट कह रहा है तो ये सही है ना, तो ये आंसर नहीं है। बी में कह रहे हैं फ्री स्कूल्स प्रोवाइड अ डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स टू वॉइस देयर ओपिनियन। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। सी में आपको कह रहा है कि कोर्सेज ऑफर्ड एट फ्री स्कूल्स आर ऑप्शनल फॉर स्टूडेंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट। तो वो कह रहे हैं कि जो फ्री स्कूल में कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, वहां पे बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पढ़ाया जा रहा है, तो पॉइंट तो ये भी सही है। तो बचता तो डी ही है, स्पेसिफिक चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स एंड अ फिक्स्ड शेड्यूल आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ फ्री स्कूल। ये वाला आपका जो है कैन नॉट बी रेफर्ड। ठीक है, कि मतलब ये तो चीज आ गई वो फिक्स वाली, तो वो फिक्स की बाउंडेशन से ही तो बच्चे को निकालने को कह रहे हैं कि एक वो फिक्स शेड्यूल में बच्चा चल रहा है, फिक्स सब्जेक्ट्स में बच्चा चल रहा है, उसी बाउंडेशन से तो निकालने की बात कर रहा है, और फ्री स्कूल्स की बात कर रहा है। तो ये तो फ्री स्कूल को हाईलाइट ही नहीं कर रहा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो आपने देखा 3 पैसेजेस हो गए हैं। अब नेक्स्ट पैसेज की तरफ हम बढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने है, जिसमें कि आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और बात कर रहा है कि एशिया के बारे में कि इज एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो मेनली क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ जी, सो मेनली क्लाइमेट चेंज की वो यहाँ पे बात कर रहा है कि एशिया जो है इज एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक्सट्रीम हीट इन इंडिया, Pakistan, Bangladesh, wildfires in Australia, typhoons in Japan are real and present dangers and
and likely to become more frequent as climate change intensifies. तो इस एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है थोड़ी सी कि आपका, हाँ जी, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है इन एरियाज में क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है। मैकिंजी की रिपोर्ट थी क्लाइमेट रिस्क एंड रिस्पॉन्स इन एशिया पे, उसमें क्या लिखा था, विदाउट अडैप्शन एंड मिटिगेशन एशिया इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस more severe socio-economic impacts of climate change than other parts of the world. एशिया में ज्यादा उम्मीद है इन चीजों का इम्पैक्ट पड़े. Large cities in the Indian subcontinent could be among the first places in the world to experience heat waves that exceed the survival threshold. ठीक है, कि मतलब जो चीज आप सर्वाइव कर सकते हैं, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है उस लिमिट से ज्यादा, ठीक है. Okay, just as information systems and cyber security have become integrated into corporate and public sector decision making, वो कह रहे जिस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी जो है वो इंटीग्रेट हो गए हैं इनटू कॉर्पोरेट एंड पब्लिक सेक्टर डिसीजन मेकिंग, उसी तरह से क्लाइमेट चेंज को भी हमें जरूरत है फीचर करने की एज अ मेजर फैक्टर इन डिसीजंस. Climate science tells us that some amount of warming over the next decade is already locked in due to past emissions and temperatures will continue to rise. India anticipates a significant infrastructure built out over the next decades with project worth. देखो सारा वो प्लान बता रहा है, ठीक है. बाकी थोड़ा सा उसके बाद उसने ये बताया कि good news is that we have started to see some Indian states and cities pursuing such policies. हाँ जी, हमने कुछ स्टेट्स को देखा है कि वो इन पॉलिसीज को परस्यू कर रहे हैं, ठीक है. और उस बारे में उन्होंने थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया जिसमें कि वो कवर कर रहा है किसके बारे में 2010 हीट वेव के बारे में, दैट इंट्रोड्यूस्ड अ हीट एक्शन प्लान, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू द 2010 हीट वेव दैट किल्ड 300 पीपल इन अ सिंगल डे, राइट. तो सिटी नाउ, अब इस सिटी के बारे में कह रहे हैं कि सिटी में अब हीट वेव अर्ली वार्निंग सिस्टम है, एक सिटी वाइड प्रोग्राम ऑफ रूफ रिफ्लेक्टिविटी टू कीप बिल्डिंग्स कूल एंड टीम्स टू डिस्ट्रीब्यूट कूल वाटर एंड रिहाइड्रेशन टैबलेट्स ड्यूरिंग हीट वेव्स. तो यही सिटी के बारे में बता रहा है आपको. आई थिंक यहाँ पे हमने मिस कर दिया, नेम था सिटी का अहमदाबाद. अहमदाबाद सिटी की बात हो रही है, ठीक है. ओके, सो फिर उसने आपको बोला सारा उसी बारे में, ठीक है. तो अब फर्स्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ पे जो पेस्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, ध्यान दीजिए, कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज. फर्स्ट में कह रहा है कि इट इज इंपेरेटिव टू लेसन आवर वल्नरेबिलिटी टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. इस बारे में तो देखो बात हो रही है, ये तो इन्फर हो रहा है. सेकेंड में कह रहे हैं कि इंक्रीज इन मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज विल इवेंचुअली लीड टू एन इंक्रीज इन पोल्यूटेंट्स. इस बारे में ये तो लिंक ही नहीं हो रहा आपके पैसेज से, तो इसका आंसर यही लग रहा है, बट आगे चेक कर लेते हैं. रिडक्शन ऑफ एमिशंस व्हिच आर हीट ट्रैपिंग एंड हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट शुड बी आवर प्राइमरी गोल. इस बारे में भी बात हो रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स नीड टू बी क्लाइमेट फ्रेंडली, इस बारे में भी बात हो रही है क्योंकि जो अहमदाबाद का एग्जाम्पल दिया है वो इसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो बस फिर इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है. आपको इन स्टेटमेंट्स को देखना है पहले तो, और फिर आपको ये बताना है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज इम्प्लिसिट. क्लियर. तो फर्स्ट उसने बोला कि the impact of increasing heat is more on the ones who are economically poor and engaged in outdoor employment. सही है, ये पॉइंट लिखा था. risk to environment is directly related to change in climate, ये भी सही है, क्लाइमेट का इम्पैक्ट के बारे में ही बात हो रहा है. a localized understanding of climate risk is essential to mitigate the risk, ये लास्ट में कुछ इसी बारे में बात हो रही थी. तो तीनों सही है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट. आगे बढ़ते हैं. ओके, 123rd. हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज नॉट अप्रोप्रिएट टू रिड्यूस द क्लाइमेट चेंज रिस्क. फर्स्ट में कह रहा है कि डिक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है. एनर्जी एफिशिएंसी डिक्रीज करना, ये कह रहा है कि ये उसने ये पूछा नॉट अप्रोप्रिएट कि कौन सी स्ट्रैटेजी सही नहीं है. तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी में उसने बोला कि आप डिक्रीज करिए एनर्जी एफिशिएंसी, तो ये गलत है.
फिर उसने बोला कार्बन प्राइसिंग सिस्टम, decarbonizing industrial operations and buildings, investments in adaptive technologies। तो अगर आप इनमें से चेकआउट करो अकॉर्डिंग टू पैसेज, आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। As per the above passage, which of the following is a major challenge to control the climate change? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि reliance on non-renewable energy is significant for economic growth। हमारी जो रिलायंस है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ, वो सिग्निफिकेंट है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यही चैलेंज है। ठीक है, यही चैलेंज है, तो इसीलिए आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देख सकते हैं BCD तो आपका मतलब इतना रिलेट नहीं हो रहा, तो बस फिर आंसर आपका होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 125 देखिए सभी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सी वाली? जस्ट एज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइबर सिक्योरिटी हैव बिकम इंटीग्रेटेड, जिस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड हुए इनटू द कॉर्पोरेट एंड पब्लिक सेक्टर डिसीजन मेकिंग, क्लाइमेट चेंज विल आल्सो नीड टू फीचर एज अ मेजर फैक्टर इन डिसीजन। तो इस स्टेटमेंट को समझते हुए आपसे कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन इनमें से कौन से ऑप्शन में दी जा रही है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले उसने ए में दिया है आपको, सारे पॉइंट्स देख लीजिए, ABCD, राइट। डिसीजन मेकिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक चेंज कंडीशंस व्हिच में लीड टू हैम्परिंग देयर ग्रोथ। ठीक है, तो इतनी एक्सप्लेनेशन ये आपकी सही नहीं जा रही। सेकंड में कह रहा है कि मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट्स इन एडॉप्शन ऑफ क्लाइमेट फ्रेंडली टूल्स इज नॉट एन अर्जेंट नीड, ये भी लिंक ही नहीं हो रहा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट रिस्क शुड नॉट बी इंटीग्रेटेड इनटू डिसीजन मेकिंग, अगेन कंसिडर ही नहीं हो रहा। ये कह रहा है ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट इनकॉर्पोरेट climate risk, build the necessary infrastructural capabilities and tools to diagnose risk। मतलब वो कह रहा है कि क्लाइमेट रिस्क को भी उसी तरह इंपॉर्टेंट समझिए जिस तरह से आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट समझा है, तो उस हिसाब से आपका आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ अब हम डिस्कस करेंगे, जो आप देख सकते हैं फिर से कोविड के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं इसी क्वेश्चन में दो आपके कोविड के ऊपर मतलब कवर हो गए हैं आपके पैराग्राफ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बात क्या हो रही है कि COVID-19 इन्फेक्शंस आर वंस अगेन ऑन द राइज विद डेली इन्फेक्शंस क्रॉसिंग 60,000 पर लास्ट वीक। दिस इज कंसिडरेबली हायर compared to the reported infections during the same period last year when the numbers were less than 500 per day। तो लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज ऑब्वियस इज दैट द पेंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर, कि हम अभी नहीं कह सकते कि ये पेंडेमिक खत्म हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है कि डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, अब तो वैक्सीन भी है, फिर भी अभी हम इसको पूरी तरह से अभी नहीं खत्म कर पाए हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला however unlike last year the response this time has been muted with no nationwide lockdown। पिछली बार की तरह इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। ठीक है, one of the reasons for the differing responses is the lesson from the unintended consequence on the economy of the strict lockdown last year। लास्ट ईयर जो लॉकडाउन हुआ था उससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, और उससे लेसन लेके इस बार हमने इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं लगाया। तो while aggregate estimates on the growth rate of GDP showed a sharp contraction in economic activity, ठीक है, the impact on lives and livelihoods is still unfolding even though the sharp contractionary phase seems behind us। ठीक है, the extent of the loss of lives and livelihoods is becoming clear only now, right, with detailed data from the periodic labor force surveys, right। तो आपको ऑल इन ऑल डाटा जो है वो दिया हुआ है कोविड का, कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहा है लास्ट ईयर से अभी के सिनेरियो के साथ। ठीक है, तो ये सारा उसने बताया कि लास्ट ईयर क्या क्या हुआ था और इस बार हम क्या कर रहे हैं, तो एक तरह से कंपैरिजन मॉडल है इस पूरे कॉम्प्रीहेंशन में। ठीक है, तो ये सारी चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा डाटा दिया हुआ है।
ठीक है, और इकोनॉमी पे किस तरह से इम्पैक्ट किया, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर डिस्कशन हो रही है। ठीक है, तो मतलब इकोनॉमिकल जो इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे हुआ है कोविड की वजह से, लास्ट ईयर और इस साल का कंपैरिजन, पिछला जो कोविड से पहले आपका चल रहा था वो वर्सन हुआ है क्या हुआ है, वो सारी डिटेल्स इस पैराग्राफ में आपके साथ डिस्कस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वो आपको कह रहा है कि ऑथर के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर इंडियाज प्रेवलेंट प्राइसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन ऑप्शंस में आप देख सकते हैं सही कौन सा होगा। द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट क्रंचेस वर्सन ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। वो कह रहे हैं कि जो पुराना हमारा एग्जिस्ट कर रहा था एम्प्लॉयमेंट क्रंच, वो और वर्सन हुआ है। तो ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, वो यही कह रहा है कि पहले वाली प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शंस हमारे सामने करेक्ट आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 127 देखिए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ो, उसने पूछा कि ऑथर के हिसाब से करंट स्टेट क्या है इंडियन इकोनॉमी की। तो फर्स्ट में कह रहा है देयर इज अ शार्प कंट्रैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, और सेकंड में कहता है आफ्टरमाथ ऑफ अ शार्प, देखो शार्प कंट्रैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इतना इलैबोरेट नहीं हो रहा। ठीक है, फिर कह रहा है कि आफ्टरमाथ ऑफ अ शार्प कंट्रैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड। ये डिटेल है। तो मतलब ए और बी वैसे तो देखने में एक जैसे ही लग रहे होंगे, बट अगर आप देखो बेटर एक्सप्लेनेशन जो है ए और बी में वो बी ऑप्शन वाली है। तो चलो ए ऑप्शन तो गलत ही हो गया कंपैरेटिवली, बी ऑप्शन क्योंकि ज्यादा बेटर है। सी में कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज फॉर ऑल कैटेगरीज आर इंक्रीजिंग बाय ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो ये तो नहीं होगा आपके उससे रिलेटेड। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज एट पार विद दैट इन स्मॉल एंड कन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज। ये भी आपके कॉम्प्रीहेंशन से लिंक नहीं हो रहा, तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। राइट, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 128 देखिए, 128 एंड 129। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट, ध्यान दीजिए उसने बोला है कैन नॉट बी इन्फर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट में कह रहा है कि लॉस ऑफ लाइव्स एंड लिवलीहुड्स इज attributable on to the imposition of nationwide lockdown during the COVID-19 pandemic। तो देखो ए और बी में अगर आप फर्क देखो क्या है, ए में लॉस ऑफ लाइव्स एंड लिवलीहुड्स की बात हो रही है और बी में डिक्लाइन इन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, तो आप ये देखो आपके कॉम्प्रीहेंशन से ये ऐसा जितना लिंक नहीं हो रहा। सी में मतलब सॉरी आपके कॉम्प्रीहेंशन से ये मीनिंग तो निकल रहा है, राइट, क्योंकि उसने बोला कैन नॉट बी इन्फर्ड। तो सी में उसने बोला है कि राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज। देखो उनके शिफ्ट होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, ऐसा नहीं है, बंद भी तो हुआ था, है ना। तो इसका मतलब ये वाला आपका गलत है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इट कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। हाँ जी, 129 देखेंगे। हाँ जी, which of the following strengthens the author's argument that the decline in economic growth and rise in unemployment precedes the onset of the COVID-19 pandemic। वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो आपको अच्छे से मतलब स्ट्रेंथन कर रहा है ऑथर के आर्ग्यूमेंट को, कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ में डिक्लाइन आया है और अनएम्प्लॉयमेंट में राइज आया है, ठीक है, प्रीसीड्स द ऑनसेट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। तो चलिए इनमें से कौन सा ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है। तो ए ऑप्शन में कह रहे हैं कि while 1 in 5 persons above the age of 15 was unemployed during the April जून 2020। तो आपको ये डाटा दिया हुआ है, तो अगर आप ये सारे डाटा जो है अपने कॉम्प्रीहेंशन से कंपेयर करोगे ना, तो ये वाला ही आपके कॉम्प्रीहेंशन से रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है आपके कॉम्प्रीहेंशन को।
तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि बात सारी ये है कि कॉम्प्रीहेंशन की स्टडी इज द मेन पॉइंट। अगर आपने कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आगे के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में सब कुछ गिवन है। और यहाँ पे आपके ओपिनियन का, यहाँ पे मतलब वो पूछ ही नहीं रहा, वो सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन के ओपिनियन से ही क्वेश्चंस को रेज कर रहा है, राइट? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पैसेज के हिसाब से आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये देखो, ये सही है बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन अर्बन एरियाज फॉर ऑल कैटेगरीज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ओवर द प्रीसीडिंग डिकेड। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो है अर्बन एरियाज में वो बढ़े हैं। ठीक है, और किस तरह से बढ़े हैं? 3 गुना बढ़े हैं। ये चीज आपके पैसेज में क्लियरली आपको दिखाई गई है। तो बस फिर आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बहुत क्लियरली हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको इस पेपर में 2 क्वेश्चंस आए हैं जो आपके कोविड पे बेस्ड थे। ऑल्दो एक आपका पीछे भी क्वेश्चन था जिसमें कि उन्होंने कोविड रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दे रखी थी जो स्कूल्स के ऊपर बेस्ड था, बट चलो वो मेजरली वैसे स्कूल्स के एनवायरनमेंट के ऊपर था ज्यादा, है ना। बट पूरा पैराग्राफ जो है कोविड के ऊपर आपके 2 पैराग्राफ्स आए हैं 2021 के एग्जाम में, क्लैट एग्जाम में आपके 2 पैराग्राफ्स आए हैं जो कोविड पे ही बेस्ड थे। मतलब आप लगा लो 10 क्वेश्चन। ओके, तो देखिए ये उसने क्या बोला है कि ऑन द डे ऑफ राइटिंग दिस इंडिया हैड रिपोर्टेड 116 डेथ्स फ्रॉम कोविड-19 इन कंट्रास्ट। अब यहाँ पे पहले उसने पिछले पैरा में कंपेयर किया है आपका अभी वाला जो लॉकडाउन का एक्सपीरियंस है और पिछले साल के साथ। ठीक है, और थोड़ा डाटा बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन था। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है इंडिया का यूएस के साथ। ठीक है, कि इन कंट्रास्ट द यूएस विद अराउंड 1/4 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिपोर्टेड। वो कह रहे हैं यूएस की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया से कम है, 4 टाइम्स कम है, तब भी यहाँ पे जो डेथ्स हैं वो इंडिया से भी ज्यादा है। इंडिया में 116 डेथ्स हैं और यूएसए में आपकी यूएस में आपकी 1897 डेथ्स हैं, यानी 16 टाइम्स द डेली डेथ्स इन इंडिया। पॉपुलेशन कम है पर डेथ रेट वहां ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि यूके विच हैज 1/20 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिपोर्टेड 592 डेथ्स, यानी वहां भी ज्यादा है, 5 टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला कि ऑन अदर मेट्रिक्स टू न्यू केसेस एक्टिव केसेस द इंडियन कर्व हैज फ्लैटेंड। इफ एंड व्हेन द यूके एंड यूएस अचीव व्हाट वी हैव देयर विल बी मेजर सेलिब्रेशंस। कि वो एक तरह से इंडिया को मतलब बूस्ट कर रहा है इस पैराग्राफ में कि इंडिया जो है, ठीक है कोविड अभी चल रहा है राइट, बट उसने कहा कि इंडिया की परफॉर्मेंस इनके कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। इंडिया जो है कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहा है एज कंपेयर टू यूएस या यूके। इस बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो देयर विल बी मेजर सेलिब्रेशन, सच लो डेथ रेट्स वुड बी सीन एज अ विक्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट, सिटीजंस राइट, एंड साइंस ओवर द dreaded coronavirus. However, because we are India, we are Indians, we do not get as much as credit. वो कह रहा है कि हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया है वर्ल्ड में, पर क्योंकि हम इंडियंस हैं तो इसीलिए हमें इतना क्रेडिट नहीं मिलता। तो चलिए देखते हैं आगे वो क्या कह रहा है। वी आर कंसिडर्ड पुअर, थर्ड वर्ल्ड एंड अनट्रस्टवर्दी, इनकैपेबल ऑफ अचीविंग। तो मतलब एक तरह से यहाँ पे वो इस पैराग्राफ में थोड़ा सा ये कह रहा है कि वर्ल्ड जो है हमें थोड़ा सा कम मतलब समझता है बाकी कंट्रीज के मुकाबले, तो हमारी अचीवमेंट को भी वो इग्नोर कर रहा है। आगे के पैराग्राफ में सारी ये बात कही जा रही है कि वो कह रहे हैं कि इंडिया का जो डाटा है जो न्यूज में आ रहा है वो गलत डाटा है, ढंग से काउंटिंग नहीं हो रखी या वो ढंग से प्रेजेंट नहीं किया डाटा। तो मतलब वो कह रहा है कि वर्ल्ड में ये बात बनी हुई है कि इंडिया में इतनी अच्छी अचीवमेंट जो है वो फ्लॉज इन डाटा की वजह से है। कि यहाँ पे जो वो है कि हम गलत इन्फॉर्मेशन न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं, हम ये गलत दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कम डेथ्स हैं जबकि रियलिटी में ज्यादा हो रही है। तो ये सारी बात जो है इस पैराग्राफ में आपको दे रखी है। ठीक है, तो एक तरह से डाटा की फजिंग की बात हो रही है कि हमारे ऊपर ये है कि हमने डाटा को फज किया है राइट। सो इस बारे में बात हो रही है इस पैराग्राफ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स
The authors argument that India has tackled the COVID-19 pandemic better than most advanced nations. कि हमने मतलब कौन सा ऑप्शन जो है वो इस चीज को स्ट्रेंथन करता है या सपोर्ट करता है। तो फर्स्ट में कह रहा है कि इंडिया पॉजिटिविटी रेट ऑफ कोविड-19 केसेस एंड एडमिशंस इन इंडियन हॉस्पिटल्स आर रिड्यूस। तो ये पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, इसी से हमें पता लग रहा है कि हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। बी ऑप्शन में कह रहा है कि इंडिया की काउंटिंग ऑफ द नंबर इनकरेक्ट है। ये तो गलत है, ये तो ब्लेम है वर्ल्ड का, बट ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो इंडिया टेस्टिंग फैसिलिटीज जो है वो इनएडिक्वेट है, ये भी इनएक्यूरेट कह रहा है। तो मतलब बी सी डी तो बिना किसी डाउट के ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि ये वीकन कर रहा है, ये आपके बेसिक आइडिया ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन को वीकन कर रहा है। स्ट्रेंथन जो कर रहा है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हम मार्क कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वीकन्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट दैट इंडिया हैज टैकल्ड द कोविड-19 पेंडेमिक बेटर देन मोस्ट एडवांस्ड नेशंस। तो वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है वीकन कर रहा है। पिछले में वो कह रहा था स्ट्रेंथन कर रहा है, यहाँ कह रहा है वीकन कर रहा है। तो चलिए ए में कह रहा है कि इंडिया लैक्स द कोऑर्डिनेशन एंड एफर्ट टू एग्जीक्यूट कॉन्स्पिरेसीज। देखो ये मतलब ना स्ट्रेंथन कर रहा है ना वीकन कर रहा है, तो ये तो कुछ और ही है, इसको हम क्रॉस करेंगे। Many Indians are possibly not getting tested, ठीक है। तो ऑथर का आर्ग्यूमेंट है कि इंडिया ने कोविड-19 पेंडेमिक को बेटर जो है वो टैकल किया है बाकी नेशन से। उस फैक्ट को ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से वीकन कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट कह रहा है कि इंडियंस जो है उनका टेस्ट ही नहीं हुआ। तो टेस्ट ही नहीं हुआ तो पॉजिटिव कहाँ से आएंगे, और पॉजिटिव ही नहीं आ रहे हैं तो फिर मतलब डेथ्स या जो पॉजिटिविटी रेट है वो तो कम ही होगा। तो ये चीज जो है आपके कॉम्प्रिहेंशन को के सेंट्रल आइडिया को वीकन कर रही है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन है। आगे वैसे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बी ऑप्शन इतना कॉन्फिडेंटली आप मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे 133। हाँ जी, 133 देखेंगे। टू थिंक दैट द डीप इंडियन स्टेट इज कैपेबल ऑफ फजिंग डाटा एट द लेवल ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी स्टेट। वो कह रहे हैं ऐसा सोचना कि डीप इंडियन स्टेट जो है वो इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे फजिंग ऑफ डाटा कर लेगी एंड सस्टेनिंग दिस फॉर मंथ्स इज गिविंग इट वे टू मच क्रेडिट, राइट। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाह रहा है। तो ए ऑप्शन में कह रहा है, देखो हाँ जी, ए ऑप्शन में कह रहा है कि देयर आर अनऑथराइज्ड नेटवर्क्स ऑफ पावर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द इंडियन स्टेट्स पॉलिटिकल लीडरशिप इन परस्यू ऑफ देयर ओन एजेंडा एंड गोल्स। देखो ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ये इससे लिंक नहीं हो रही है, ये तो इसके अगेंस्ट जा रही है। सेकंड में कह रहा है कि देयर आर ऑथराइज्ड, ऊपर उसने बोल दिया था अनऑथराइज्ड, यहाँ पे उसने बोल दिया ऑथराइज्ड। ओवरऑल बात जो है वो सारी वही है, तो ये दोनों तो आपके लिंक ही नहीं हो रहे। उसके बाद उसने बोला कि देयर मे बी अनऑथराइज्ड नेटवर्क ऑफ पावर operating independently of the Indian states political leadership in pursuit of their own agenda and goals, but their influence is questionable। ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, देयर इन्फ्लुएंस इज क्वेश्चनेबल, इस वजह से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ठीक है, तो आप ये देखिए ऊपर वाले पॉइंट्स जो थे ठीक है, बट सी वाला पॉइंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे उसने यही बोला है कि इन्फ्लुएंस उनका क्वेश्चनेबल है, वो यही यहाँ पे एक तरह से वो मॉक कर रहा है स्टेटमेंट में कि ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फजिंग कर लेंगे, स्टेट लेवल पे भी फजिंग कर लेंगे और सेंट्रल लेवल पे भी फजिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम देख सकते हैं सी ऑप्शन ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछ रहा है, कौन सी गलत है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने बोला कि डेवलप्ड नेशंस आर रिलक्टेंट टू लर्न फ्रॉम इंडियाज एक्सपीरियंस एज इंडियन डाटा इज डाउटफुल। इट इज नॉट डाउटफुल। ठीक है, तो ये वाला ही आपका जो है वो ट्रू नहीं है, वो उनका सोचना है, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। तो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा।
ओके नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा ट्रू है। तो ए में कह रहा है कि कोविड 19 केसेस इन इंडिया जो है वो रिड्यूस हुए हैं बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन रिस्ट्रिक्शंस। देखो ये ट्रू नहीं है। हाँ केस रिड्यूस हुए हैं पर रिस्ट्रिक्शंस कम करने की वजह से नहीं हुए, हमारी प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से हुए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी में कह रहा है कि कोविड 19 केसेस इन इंडिया हैव इंक्रीज्ड विद रिडक्शन। देखो ये मतलब रिडक्शन इन रिस्ट्रिक्शंस और जो आपके केसेस का बढ़ना और घटना एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, ना बढ़ने वाला पॉइंट और ना घटने वाला पॉइंट। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब अब यहाँ पे तो हम ना पूरा बिना पढ़े ही गलत कर सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस के बढ़ने या रेस्ट्रिक्शंस के घटने से कोविड के केसेस का लिंक जो है वो हमें पैराग्राफ में मेंशन नहीं है। उसके बाद उसने बोला कि कोविड 19 केसेस जो है हैव रिड्यूस्ड डिस्पाइट, ये विद कह रहा था ना सारों में, ये डिस्पाइट कह रहा है, डिस्पाइट द रिडक्शन इन रिस्ट्रिक्शंस, ये बिल्कुल सही है। ये डिस्पाइट वर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि इसके बावजूद केसेस जो है वो घटे हैं। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी। और इसी के साथ आपका रीजनिंग का पोर्शन जो है, लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है फॉर क्लैट 2021 एग्जाम ओवर होता है, ठीक है। बट इसमें आपने बहुत कुछ सीखा, इक्वेशन को हम कैसे हैंडल करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, नीचे क्वेश्चंस जब सॉल्व करने हैं हमें बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा कि हमें अपना ओपिनियन उसमें नहीं डालना। ओपिनियंस आएंगे आपके माइंड में बट आपने अपना ओपिनियन उसमें डालना ही नहीं है। आपने कॉम्प्रिहेंशन में जो ओपिनियंस रेज हो रहे हैं, जो पॉइंट्स रेज हो रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को उठाते हुए अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आज का सेशन ओवर करते हैं।